कितनी समस्याएं हैं हम जानते हैं। सभी क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक समस्याओं से हम ग्रस्त हैं। इस सब पृष्ठभूमि पर जब मैंने एक श्रेष्ठ इतिहासकार का भारत के विषय में अभिप्राय पढ़ा तो आश्चर्य हुआ। इस इतिहास शास्त्रज्ञ का नाम है अर्नोल्ड टॉयनबी। उन्होंने ऐसा लिखा कि आने वाले भविष्य काल में दुनिया को मार्गदर्शन करने का दायित्व भारत पर आएगा। हमें आश्चर्य हुआ। हमें लगा कि इनको पता ही नहीं है कि आज हमारी क्या खस्ता हालत है। मैंने जैसे रास्ते से 5 आदमी जा रहे हो, हमारी धोती छूट रही है, बाकी 4 लोगों की भी छूट रही। अर्नोल्ड टॉयनबी कह रहे कि बाकी 4 लोगों की धोतियाँ संवारना का भी दायित्व तुम्हारे ऊपर आने वाला है और हमारी तो धोती छूट रही है। तो शायद इनको भारत के हालत के बारे में पता ही नहीं होगा, ऐसा मैंने सोचा। तो मैं आगे पढ़ने लगा। टॉयनबी ने आगे ऐसा लिखा कि भारत आज नाना प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि पूरे दुनिया में जितने प्रकार की समस्याएं हैं, जितने प्रकार के प्रॉब्लम्स हैं, उन सब प्रकार की समस्याएं भारत के सामने आज है, ये कहा। किंतु भारत के अंदर एक सांस्कृतिक पारंपरिक क्षमता है जो दुनिया में किसी भी देश के अंदर नहीं है। इसके कारण मार्गदर्शन का दायित्व तो भारत पर आएगा। और वह क्षमता क्या है? तो विभेदों को विविधता के रूप में देखना और विविधता में एकात्मकता का साक्षात्कार करना। विभेदों को विविधता के रूप में देखना और विविधता में एकात्मता का साक्षात्कार करना, यह जो क्षमता भारत में है, दुनिया में और किसी देश में नहीं। और इसलिए मार्गदर्शन का दायित्व तो भारत पर आएगा, ऐसा उन्होंने कहा था। अब ये श्रेष्ठ इतिहास शास्त्रज्ञ, इन्होंने 28 सिविलाइजेशंस एंड सब सिविलाइजेशंस 28 सिविलाइजेशंस एंड सब सिविलाइजेशंस का अध्ययन करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला। अब हम सोचे कि क्या हमारी ताकत है यह सब करने की? आज तो हम मार खा रहे हैं, विविध मोर्चों पर हम पिछड़ रहे हैं, तो हमारी शक्ति क्या है? एक जगह हमने प्रश्न पूछा, संघ की बैठक थी, भाई ये बताओ संघ की कुल मिलाकर शक्ति कितनी है? कोई बता सकता है? तो 3-4 किशोर स्वयंसेवकों ने हाथ ऊपर किए। बोले ऐसा है कि संघ के जितने स्वयंसेवक हैं, इन सब स्वयंसेवकों के शक्ति का योग, सब स्वयंसेवकों की शक्ति का जोड़, सम टोटल, यानी संघ की शक्ति। किंतु फिर मन में प्रश्न आया कि इतने स्वयंसेवक है, सबके शक्तियों का जोड़ यानी आरएसएस की शक्ति, ऐसा मान भी लिया, तो भी हर एक की शक्ति कितनी है इसकी भी कुछ जानकारी है क्या? अब आपको लगेगा कि इसमें क्या है, एक एक आदमी की शक्ति कितनी हम जानते हैं। मुझे लगता है कि हम नहीं जानते। कोई भी आदमी हमेशा शक्ति के एक स्तर पर नहीं रहता। अलग अलग समय शक्ति का स्तर अलग अलग होता है।
अब देखिए, महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है, हमारे दक्कन के सेनापति बापू गोखले ये घर आए थे और नाई को बुलाया था दाढ़ी बनाने के लिए। नाई दाढ़ी बना रहा था, थोड़ा सा उस तरह लग गया तो उनके मुंह से जरा हिस्स करके शब्द आया। तो आप जानते हैं कि नेता और नाई आवश्यकता से अधिक बोलने के लिए प्रसिद्ध है। तो नाई बोलने लगा, बापू बड़ा आश्चर्य है, हम तो सुनते थे कि रण मैदान में आप हिम्मत के साथ लड़ते हैं और कट गया, मार पड़ा, को हाथ कट गया, पैर कट गया तो भी आप लड़ते रहे, ऐसा हम सुनते हैं। और यहाँ थोड़ा सा उस तरह लग गया तो आप हिस्सा करने लगे। बापू ने जवाब नहीं दिया। दाढ़ी करना समाप्त हुआ, पैसे दिए, वो जाने लगा। उसको बोला, जरा तुम इधर आओ। कोने में भाला था, वो उठाया, उसको बताया कि तुम्हारा बाएं पैर सामने करो। बाएं पैर के अंगूठे पर बापू ने अपने दाएं पैर का अंगूठा रखा और जोर से भाला माने शूल, ऐसा जोर से मारा कि बापू के दाएं पैर के अंगूठे को चूर कर और नाई के बाएं पैर के अंगूठे को चीर कर भाला जमीन के अंदर घुस गया। तो वो चिल्लाने लगा, बोले बापू मुझे ये सज़ा क्यों दे रहे हैं? बापू हंसते थे, बोले मैं सज़ा नहीं दे रहा हूँ, तेरे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। तूने पूछा था कि रण मैदान में तो तुम इतना शौर्य दिखाते हैं और यहाँ थोड़ा सा उस तरह लग गया तो हिस्से क्यों किया? तो बोले रण मैदान में एक स्पिरिट अलग रहता है, वहाँ का माहौल अलग रहता है। अब उस समय जो हमारी शक्ति होगी, शौर्य होगा, वही शक्ति और शौर्य जब तुम मेरी दाढ़ी बना रहे हो उस समय भी होना चाहिए। ये तुमने कैसा अंदाज़ा किया? अरे वहाँ का स्पिरिट अलग है, यहाँ का स्पिरिट अलग है। मेरे एक चचेरे भाई ने प्रेम विवाह किया, जिसके साथ किया वो श्रीमान परिवार की थी, उसको घर का काम करने की आदत ही नहीं थी। हमारा तो लोअर मिडिल क्लास का घर है, सब घर का काम करना पड़ता। तो हमारे विदर्भ में ऐसा कहते हैं कि नई बहू आ गई और यदि उसको घर का काम नहीं आता तो कहते हैं कि इसके माँ ने इसको कुछ सिखाया ही नहीं है। ऐसा ही हम लोग भी उसके बारे में बोलते थे। अब वो इतनी नाजुक थी कि मानो रोटी बना रही, और रोटी सेकते समय ऐसा यदि उलट पलट रोटी करने का काम आया चूल्हे में, उस समय चूल्हे ही थे, ये तो नहीं था गैस और कुछ नहीं था, तो चूल्हे में रोटी इधर से उधर पलटने का समय आया तो उससे भी वो सू सू करती थी। उसको ये भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी रोटी की। हम उसकी मजाक करते थे। एक दिन रात को हमारे मकान को अंगार लग गई, मध्य रात्रि के समय। बाहर के लोगों ने अंगार देखी, सारे दौड़ कर आए, अंगार अंगार अंगार। तो फिर हमारे घर के लोग भी जग गए, हमारा संयुक्त परिवार था। अब ये एक कमरे में सोई थी। वो कमरा ऐसा था कि बाहर से आने के बाद एक कमरा, वो लांघकर दूसरा कमरा, वो लांघकर तीसरा कमरा, यहाँ सोई थी। ये खटिया पर सोई थी और उसका नया पैदा हुआ बच्चा नज़दीक ही झोली में उसको रख दिया था, वो भी सो रहा था। अब नींद में जब इसने भी अंगार अंगार करके जोर से चिल्लाहट सुनी तो नींद से उठ गई और एकदम घबरा कर बाहर आ गई। बाहर आने के बाद उसने अंगार तो देखी, लेकिन फिर उसको स्मरण हुआ कि मेरा बच्चा अंदर है। तो हमको आश्चर्य हुआ कि जलते हुए मकान में वो एक कमरा लांघकर दूसरा कमरा लांघकर तीसरे कमरे में जाकर वो झोली में से बच्चे को उठाकर सीने से लगाकर बाहर आ रही थी। तो उसकी साड़ी जल गई और वो बेहोश होकर पड़ी। बाद में उसको उठाया। हम लोगों को आश्चर्य हुआ, करे ये रोटी सेकते समय जो सू सू करती है, जलते हुए मकान में अंदर जाने का साहस कैसा इसने किया होगा, इतनी शक्ति इसको कहाँ से आई?
तो तब पता चला कि शक्ति का स्तर हर समय एक जैसा नहीं रहता, अलग अलग समय पर शक्ति का स्तर अलग अलग रहता है। ये तो उदाहरण हमने देखा हमारे घर का कि जो बिल्कुल दुर्बल कोमल स्त्री थी उसने महान शक्ति का प्रदर्शन किया। इससे बिल्कुल उल्टा एक उदाहरण हमारे एक प्रचारक ने हमको बताया। दिल्ली में झंडेवाला पर हरीश जी इस नाम के प्रचारक हैं। हरीश जी पाकिस्तान के हैं और लाहौर के पास उनका गांव था। उस गांव में नवाब थे और नवाब साहब का वो राज्य छोटा सा ऐसा था। अब पुराने राजा को, जागीरदार को, नवाब लोगों को एक शौक़ था कि अपने दरबार में कोई अच्छे कलाकार को रखना। कोई संगीतकार को रखता था, कोई चित्रकार को रखता था। वैसे नवाब साहब को शौक़ था कि पंजाब का सबसे अच्छा जो पहलवान होगा वो मेरे दरबार में रहना चाहिए। तो ऐसा सबसे अच्छा पहलवान रखा। फिर इसने घोषणा की कि मेरे पहलवान से जो कुश्ती खेलेगा और उसको हराएगा उसको मैं इतने इतने हज़ार रुपए भी दूंगा और इसको छुट्टी दूंगा। लेकिन यदि वो कुश्ती खेलने के लिए आया और खुद हार गया तो उसको 4 महीना जेल में रहना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो कोई भी आता ऐसी मजाक के लिए कुश्ती खेलता, जीते या हारे, तो 4 महीने की सज़ा उसने बताई। 4-5 लोग आए, सब हार गए, सब जेल में चले गए। उसके बाद एक बाप अपने बेटे को लेकर उस गांव में आया। छोटा गांव था, वहाँ एक धर्मशाला में टिका। उसका बेटा मुश्किल से 19-20 साल का था। ऐसा दुबला पतला था, हम लोग कहते लकड़ी पहलवान था, बिल्कुल दुबला पतला। अखाड़े में तो कभी गया नहीं, कुश्ती का तो नाम नहीं, व्यायाम भी कभी किया नहीं। ऐसा दुबला पतला ऐसा लड़का, उसको लेकर वो धर्मशाला में आया। बच्चे को रख दिया धर्मशाला में, बेटे को रख दिया। वो नवाब साहब के पास गया, कहा कि मैं मेरे बेटे की ओर से आपके आह्वान का स्वीकार करता हूँ, और ज़रा सोच समझ कर स्वीकार करो। अभी 4-5 पहलवान जेल में गए हैं। बोले कोई बात नहीं, मैं स्वीकार करता हूँ। तो बोले अच्छा, तारीख तय करेंगे कुश्ती की। बोले ऐसा नहीं, आपने इंसाफ करना चाहिए, और इंसाफ का तकाजा है कि आप अपने पहलवान को बादाम, पिस्ता, हलवा ये सब खिलाते रहते हैं, इसके कारण वो तगड़ा है। मैं गरीब आदमी कहाँ से खिलाऊँ? तो मेरे बेटे को 6 महीने तक ये सब सूखा मेवा, बाकी ये सारी बातें खिलाने के लिए मुझे 6 महीने के लिए पैसा दीजिए। 6 महीने के बाद कुश्ती तय हो। इसने कहा ठीक है, कितना पैसा चाहिए? वो पैसा ले लिया, धर्मशाला में आया और आराम से रहने लगे बाप और बेटा। अब इसको क्या है, कुछ मेहनत करनी नहीं थी, अखाड़ा खेलना नहीं था, व्यायाम कभी किया नहीं। 5 महीने के बाद इस पहलवान को लगा, नवाब साहब के, कि भाई वैसे तो मुझे कोई जीत नहीं सकता, लेकिन तो भी जिसको बोलते हैं टूअर ऑन सेफर साइड, ज़रा जानकारी तो लेना चाहिए कि वो है कौन। इसलिए अपने आदमी को उन्होंने भेजा कि भाई इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लो। हो गया, उसने पिताजी के साथ दोस्ती की, फिर पिताजी के साथ उनके कमरे में गया और लड़के को देखा। आश्चर्य हुआ, इतना बड़ा पहलवान, उसके साथ ये लड़का कुश्ती खेलेगा? तो बोले ये कैसे कुश्ती खेलेगा? बोले मैं जानता हूँ, लेकिन मैं शर्तियाँ बताता हूँ कि जीत मेरे लड़के की ही होगी, तुम्हारा पहलवान निश्चित रूप से हार जाएगा। फिर पूछा कि अरे ये कैसा मेरे पहलवान के साथ कुश्ती खेल सकता है? बोले मैं सब जानता हूँ, लेकिन मेरा लड़का ही जीतेगा। ये जब उस पहलवान को बताया तो पहलवान ने कहा भी इसका रहस्य क्या है, राज क्या है, ज़रा पता चलो, कुछ तो भी रहस्य है इसके पीछे। और फिर जब पूछा
तो उसने कहा भाई किसी को बताना नहीं। और देखिए, आप जब कोई गुप्त बात किसी को बताते हैं तो सारे दुनिया में फैल जाती है। वो भी बात दुनिया में फैल जाए ऐसी आपकी इच्छा हो तो किसी को भी कहिए कि देखो ये गुप्त बात है, तुमको ही बता रहा हूँ और किसी को मत बताओ, दुनिया में फैल जाती है। तो इसने कहा मैं गुप्त बात बताता हूँ। ऐसा इस लड़के में क्या ताकत है मैं जानता हूँ, ये तो हवा के झकोरे से उड़ जाएगा, लेकिन मेरी एक सिद्धि है, मैंने कुछ साधना की थी, उसके कारण मुझे एक सिद्धि प्राप्त हुई। सिद्धि प्राप्त क्या है कि मेरे लड़के के शरीर को जो कोई हाथ लगाएगा, मेरे सिद्धि के शक्ति के कारण वह नीचे गिर जाएगा, बेहोश होगा, और उसके बाद वो जिंदा रहेगा नहीं रहेगा मैं कह नहीं सकता। बोले ऐसी सिद्धि मुझे प्राप्त हुई है। बोले अच्छा। अब ये खबर भी उस पहलवान के पास पहुंच गई। अब कुश्ती का दिन आया, आजू बाजू के गांव से 3-4 हज़ार लोग इकट्ठा हुए। गाँव में 3-4 हज़ार बड़ी संख्या होती है। इकट्ठा हुए, ऐसा मैदान खोद कर कुश्ती के लिए रखा था। नवाब साहब की कुर्सी ऐसी बाजू में रखी थी। नवाब साहब आकर कुर्सी पर बैठे और समय हो गया, किंतु ये नवाब साहब का पहलवान आया ही नहीं। ठीक समय पर ये लकड़ी पहलवान दूसरे कोने से ऐसा 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 करते ठाठ के साथ आ रहा। लोग हंसने लगे, अरे ये खेलेगा, किंतु नवाब साहब का पहलवान आया नहीं। नवाब साहब ने कहा क्यों नहीं आया, उसको बुलाओ। लोग उनका सब वो आने को तैयार नहीं। लोगों ने कहा आने को तैयार नहीं, इसका मतलब क्या है, उसको घसीट कर ले आओ। तो घसीट कर ले आए। जैसे वैसे आया, मैदान में उतरा। अब मैदान में उधर से ये इधर से ये और हाथ से हाथ मिलाना पड़ता है। तो नज़दीक आकर हाथ से हाथ मिलाने की पोजीशन आई तो वह लकड़ी पहलवान सामने आया, ये पीछे भागने लगा। जैसा जैसा पीछे भागने लगा वो लकड़ी पहलवान और सामने आया और पीछे भागा। तो 3-4 हज़ार लोग जो थे उनको आश्चर्य हुआ कि ये पहलवान ये डर के मारे भाग रहा है और ये लकड़ी पहलवान उसका पीछा कर रहा। ये दृश्य देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। अब इसको क्या बताएंगे। वास्तव में पहलवान यानी सबसे शक्तिमान माना जाता है। अब इतनी शक्ति इस पहलवान में है, लेकिन डर के मारे भाग रहा। क्या कारण था? तो शक्ति के स्तर का अंदाज करना बहुत कठिन है। ये केवल शारीरिक शक्ति की बात नहीं है, मानसिक शक्ति की भी बात है। और इसके कारण राष्ट्र की बात हो, व्यक्ति की बात हो, जब हम शक्ति का अंदाज लगाते हैं तो केवल उसका शरीर देखकर या संख्या देखकर अंदाज लगाना गलत है। उनकी मानसिकता क्या है यह देखने की आवश्यकता है। केवल मानसिकता के कारण कभी कभी लड़ाई में जीत होती है और कभी हार होती है। ट्राफलगार के लड़ाई में अंग्रेज, उनका नाविक दल, जहाजी बेड़ा और शत्रु का जहाजी बेड़ा, इनमें युद्ध चल रहा। उस समय गोलाबारी करते करते इंग्लिश जहाजी बेड़े का दारू गोला माने एम्यूनेशन, गोला बारूद ख़त्म होते आया। उनके एडमिरल ने देखा, एडमिरल यानी नाविक दल का सेनापति, उनके एडमिरल ने देखा कि अरे अपना गोला बारूद ख़त्म हो रहा। अब यदि हम फायरिंग जारी रखते हैं तो अपने लोगों को मरवाना, इसके अलावा और कुछ नहीं निकलेगा। इससे अच्छा है कि हम आत्मसमर्पण करें, अपने लोगों के जान तो बचेंगे। इसलिए उसने ऊपर के केबिन से इशारा दिया कि आत्मसमर्पण का सफ़ेद झंडा सामने के जहाज ने लहराना चाहिए। सबसे सामने जो जहाज था उसके कैप्टन का नाम था नेल्सन। नेल्सन सबसे पहले जहाज का कप्तान था। नेल्सन को किसी ने बताया कि अरे एडमिरल के केबिन से कोई इशारा आ रहा है। तो इसने पूछ लिया कि क्या इशारा आ रहा है, एकदम देखा नहीं। नहीं बोले इशारा आ रहा
कि आत्मसमर्पण का सफ़ेद झंडा खड़ा करो। अब क्या था कि नेल्सन की एक आँख फूटी थी। अब वो आत्मसमर्पण करने के पक्ष में नहीं था, आखिर तक लड़ने के पक्ष में था, लेकिन इंग्लिश नेवी का होने के कारण अनुशासन भंग करना भी उसके रक्त में नहीं था। अब अनुशासन भंग भी न किया जाए और फायरिंग तो अपने जहाज़ से वो जारी रखना चाहता था। इसने क्या किया, उसकी जो फूटी आँख थी वो एडमिरल की केबिन की तरफ की। फूटी आँख थी इसलिए वो कुछ देख ही नहीं सका। न देखने के कारण अनुशासन भंग का सवाल नहीं, और एडमिरल ने संकेत करने के बाद भी 5-1 मिनट उसने फायरिंग जारी रखा। इधर क्या हालत थी, ब्रिटिश एडमिरल को पता नहीं था कि उधर के एडमिरल के सामने भी यही समस्या आई थी। उनका गोला बारूद भी ख़त्म हो रहा था और इसके कारण उनका एडमिरल भी सोच रहा था कि अब फायरिंग जारी करके और अपने लोगों को मरवाना, इसमें क्या मतलब है। तो इसलिए वो भी सोच रहा था कि क्या आत्मसमर्पण करना, क्या सोच ही रहा था, मन में विचार चल रहा था। इधर इस एडमिरल ने जो बताया उसके अनुसार सफ़ेद झंडा खड़ा नहीं किया। उसके 3-4 मिनट के बाद उधर से सफ़ेद झंडा खड़ा हुआ। ज़्यादा अंतर नहीं था, 5 मिनट का अंतर था। अब क्या दोनों की शक्ति समान नहीं थी, दोनों ताकतवान नहीं थे, मानसिकता का सवाल है। ब्रिटिश एडमिरल का मन अलग तरह का था, नेल्सन का मन अलग तरह का था, वैसे ही उनका मन अलग तरह का था। यदि नेल्सन अपनी आज्ञा का पालन करता, उस लड़ाई में नेल्सन की मृत्यु हुई, और जैसे यहाँ कहा गया कि गढ़ आया लेकिन सिंह गया, वैसे ही ट्रफलगार में अंग्रेज़ों की विजय हुई लेकिन नेल्सन की मृत्यु हुई। खैर, किंतु यह जो नेल्सन की मानसिकता थी उसके कारण अंग्रेज़ों की विजय हुई, ये ध्यान में रखने लायक बात है। तो मानसिकता यह बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा है। अब आप देखिए, राजस्थान में लोग जानते हैं राणा प्रताप बहादुर था, ये तो हम जानते हैं। हल्दी घाटी की लड़ाई और अकबर के साथ जीवन भर संग्राम किया, ये भी जानते हैं। लेकिन अकबर का दासत्व स्वीकार करते हुए राजा मानसिंह प्रताप के खिलाफ लड़ रहा था। इतिहास बताता है कि राणा प्रताप का जो पराक्रम कर्तृत्व था, उतना ही पराक्रम और कर्तृत्व मानसिंह का भी था। किंतु राणा प्रताप ने निश्चय किया कि मैं अकबर के साथ लड़ाई करूंगा, और मानसिंह अकबर के साथ सामने झुक गया। क्या अंतर क्या था? पराक्रम में अंतर नहीं था, कर्तृत्व में अंतर नहीं था, मानसिकता में अंतर था। अब महाराष्ट्र का इतिहास देखिए, शिवाजी के पिताजी शाहजी ये बहुत कर्तृत्ववान थे। 5 बहामनी राज्य थे मुसलमान, ये बहामनी राज्यों की सेवा करते थे। यहाँ तक कि एक बार निजाम शाह की मृत्यु हुई तो निजाम शाह के छोटे बालक को अपने गोद में बिठाया, उसके नाम से इन्होंने शासन चलाया और उसके नाम से लड़ाइयाँ जीती। माने वो छोटे बालक के नाम से लड़ाइयाँ जीत सके, शासन चला सके, किंतु उनके मन में कभी ये विचार नहीं आया कि मैं हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करूँगा। उनका पुत्र शिवाजी, उसने बचपन से यह सोचा था। उम्र के 15वें साल में उन्होंने रोहिणेश्वर शिवलिंग पर रक्त का अभिषेक करते हुए और प्रतिज्ञा की थी कि मैं हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करूँगा। तो हिंदवी स्वराज्य की मैं स्थापना करूँगा, यह निश्चय शिवाजी ने किया, और उनके पिताजी उतना ही पराक्रम कर्तृत्ववान होते हुए दूसरे के लड़के को गोद में बिठाकर उसके नाम से शासन चला सके। स्वयं मैं शासन करूँगा, शासक बनूँगा, हिंदवी स्वराज्य स्थापन करूँगा, ऐसा निश्चय नहीं कर सके। क्या फ़र्क क्या है? शौर्य में फ़र्क नहीं है, कर्तृत्व में फ़र्क नहीं है, मानसिकता में फ़र्क है। अब हम जो सोचे कि संघ की शक्ति कितनी है, कैसे सोचेंगे? केवल इतना बोलने से कि सभी स्वयंसेवकों की जो शारीरिक शक्ति होगी उसका जोड़ करने से संघ की शक्ति निकलती है, इससे अंदाजा नहीं होता।
विभिन्न लड़ाइयों का आप इतिहास देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कम संख्या होते हुए भी एक सेना विजयी होती है, बहुत संख्या होते हुए भी दूसरी सेना पराजित होती है। बंगाल के नवाब के पास 3000 की सेना थी, क्लाइव के पास 300 लोग थे, लेकिन क्लाइव ने ऐसी कुछ ट्रिक की कि मीर जाफर को, जो सेनापति था, उनको पैसे देकर, लालच देकर, घूस देकर अपने पक्ष में मिला लिया। और जब प्लासी की लड़ाई 1857 में हुई, जहाँ से ब्रिटिश साम्राज्य का फाउंडेशन, नींव डाली गई, उसमें 300 लोगों ने 3000 लोगों को परास्त किया। मानसिकता का सवाल है। नेपोलियन सुप्रसिद्ध सेनापति था, विजय प्राप्त करना यह उसका स्वभाव था। एक बार लीपजिग के लड़ाई में उसके सेनापति उसके पास आए, उनको कहा कि ऐसा है, बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? बोले उनकी 1.5 लाख सेना है और हमारी सेना केवल 50,000 की है। तो हंसकर नेपोलियन ने कहा कि तुम्हारी भी सेना तो 1.5 लाख की है। बोले कैसे? ये तो 50,000 है। बोले वो 50,000 और मैं 1 लाख मिलकर आपकी 1.5 लाख की सेना है। इससे आपको स्मरण होगा जो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊँ, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊँ तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊँ। इसका आपको स्मरण होगा। एक आदमी 1.25 लाख लोगों से लड़ेगा, ऐसा गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा। तो शक्ति का मापदंड क्या है? इसलिए केवल ये शारीरिक शक्ति से काम नहीं बनता, मानसिक शक्ति, इच्छा शक्ति, इससे सारा काम बनता है। आज हम विभिन्न मोर्चों पर मार खा रहे हैं। क्यों मार खा रहे हैं? हमारे नेता यूरोप और अमेरिका के प्रचार के, प्रोपेगेंडा के शिकार बने। उन्होंने 1946 से ये प्रचार शुरू किया कि देश को हम स्वतंत्रता देंगे, सब देशों को। लेकिन ये स्वतंत्र हुए नव स्वतंत्र देश अपने पैरों पर खड़े ही नहीं हो सकते जब तक हमारा पैसा उनको नहीं मिलेगा, जब तक हमारी टेक्नोलॉजी उनको नहीं मिलेगी, तब तक अपने पैरों पर ये खड़े ही नहीं हो सकते। ऐसा उन्होंने प्रचार किया। अब इस प्रचार के शिकार यहाँ के इंग्लिश एजुकेटेड लोग भी हो गए, हमारे नेता भी हो गए। और हमारे नेता भी कहने लगे कि जब तक विदेश का पैसा और विदेश की टेक्नोलॉजी यहाँ नहीं आती, हम खड़े नहीं हो सकते। अब आश्चर्य की बात देखिए, अबुल कलाम, जिनका भी वो प्रेसिडेंट होना तय हुआ है, ये प्रसिद्ध साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट है। उन्होंने एक किताब लिखी है 2020 AD, इंडिया इन 2020 AD। और उसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास सब कुछ है, पोटेंशियल जिसको बोलते हैं, सब है। विदेश से कुछ भी सहायता न लेते हुए हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। एक ही शर्त है कि विल पावर चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए। यही एक शर्त है। इच्छा शक्ति रही तो हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। और 2020वां साल आने के पहले ही दुनिया के फ्रंट रैंकिंग राष्ट्रों में हमारा राष्ट्र जाकर बैठेगा। हमारे टेक्नोलॉजिस्ट तैयार करेंगे, कोई विदेश की आवश्यकता नहीं। ऐसा साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजी अबुल कलाम बोल रहे हैं। हमारे सब नेता बोल रहे हैं कि उनका पैसा और टेक्नोलॉजी नहीं आएगी तो हम खड़े ही कैसे होंगे। काहे का सवाल है। पोटेंशियलिटी तो जितनी है उतनी है, लेकिन मानसिकता का सवाल है। हमने पहले अपने मन में अपनी पराजय मान ली
और उसके कारण ये सारे गलत काम जो आज हो रहे हैं यह हम देख रहे हैं। तो मानसिकता यह बहुत बड़ा प्रश्न है। एक बार यह हुआ कि इज़राइल और अरब इनका जो झगड़ा चल रहा, आप जानते कि इज़राइल एक माने 1800 साल तक राह देखने के बाद इज़राइल राष्ट्र निर्माण हुआ। 1800 साल के पहले उनको उनके होमलैंड से भगाया गया था। इज़राइल में एक भी यहूदी नहीं था। सारे यहूदी दुनिया के सब देशों में फैल गए थे, लेकिन सब ने अपने मन में निश्चय रखा था कि एक बार हम इज़राइल अपना राष्ट्र अपने होमलैंड में निर्माण करेंगे। आज तो लोग हमें कहते हैं अरे अखंड भारत का नारा देना माने क्या है, ये तो सांप्रदायिकता है, छोड़ो अखंड भारत, आज हमें सलाह दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने 1800 साल तक अपने होमलैंड में अपना राष्ट्र निर्माण करने का ये निश्चय छोड़ा नहीं। यहाँ तक कि जब कोई भी दो यहूदी एक दूसरे से मिलते थे तो विदाई के समय कहते थे नेक्स्ट टाइम इन जेरूसलम। अरे कहा जेरूसलम तुम्हारे हाथ में, लेकिन निश्चय को दोहराते थे। 1800 साल के बाद जेरूसलम में उनका राष्ट्र निर्माण हुआ। सारी ताकत उन्होंने वहाँ जुटाई। उसी समय उनको सराउंड करने वाले जो अरब राष्ट्र थे उन्होंने सोचा कि इसको ख़त्म करना चाहिए। नया नया राष्ट्र है, जल्दी यहीं ख़त्म करना ज़्यादा अच्छा, इसलिए बार बार हमले किए। अरब लोगों की संख्या ज़्यादा थी, शस्त्रास्त्र ज़्यादा थे, खजाना ज़्यादा था, सेनाएं ज़्यादा थी, और इज़राइल तो छोटा सा था। बार बार हमले हुए, लेकिन इज़राइल को परास्त नहीं कर सके। तो एक जिज्ञासु आदमी के मन में आया, उसका कंप्यूटर पर बहुत विश्वास था। उसके मन में ऐसा आया कि हम ज़रा कंप्यूटर को फीड करें। फीड करने वाले को प्रोग्रामर बोलते हैं। तो कंप्यूटर को फीड करें कि अरब राष्ट्र की फ़ौज कितनी है, इज़राइल की कितनी है, अरब राष्ट्र की लोक संख्या कितनी है, इज़राइल की कितनी है, अरब राष्ट्र की सेना कितनी है, इज़राइल की कितनी है। सारा डाटा उसने फीड किया और फिर कहा कि इसका नतीजा क्या निकलेगा लड़ाई का। कंप्यूटर ने कहा कि इतने इतने साल में इज़राइल नष्ट हो जाएगा। वो जो सारा डाटा दिया था, उसके बाद दूसरे दिन उनके प्रधानमंत्री के पास प्रेस करेस्पॉन्डेंट्स पहुंच गए। उन्होंने कहा कि आपको तो बड़ा चिंता का विषय हो गया होगा। बोले क्यों? बोले नहीं, वो कंप्यूटर ने कहा है कि इतने साल के बाद और इज़राइल नष्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे लिए चिंता का विषय नहीं, कंप्यूटर ने कहा होगा, लेकिन दुनिया में कौन सा कंप्यूटर ऐसा है जो इसकी गिनती कर सकता है कि इज़राइल की इच्छा शक्ति कितनी है, विल पावर कितनी है। इज़राइल की इच्छा शक्ति की गिनती करने वाला कंप्यूटर दुनिया में अभी तक निर्माण हुआ है क्या? वो जब तक निर्माण हुआ नहीं तब तक मैं ये जो कंप्यूटर का जवाब आया इसकी फ़िक्र नहीं करता। डॉक्टर अबुल कलाम ने यही बात कही कि 2020 साल के पहले तक हम फ्रंट रैंकिंग नेशन के इसमें आ सकते हैं, लेकिन विल पावर चाहिए, जनता की भी विल पावर, सरकार की भी विल पावर, इसकी आवश्यकता है। और इस दृष्टि से यदि हम सोचें कि शक्ति और इच्छा शक्ति हमारी कितनी है, हम राष्ट्र के नाते तरह तरह के समस्याओं का मुकाबला कर रहे हैं। डॉक्टर अर्नोल्ड टॉइनबी ने कहा उस तरह से अन्य किसी भी देश में जो क्षमता नहीं है वह पारंपरिक सांस्कृतिक क्षमता हमारे देश में है कि विभेदों को विविधता के रूप में देखना और विविधता में एकात्मता का साक्षात्कार करना, ये भी हमारी क्षमता है, सारा मान लिया। लेकिन प्रत्यक्षता हमारी शक्ति कितनी है, हमारी इच्छा शक्ति कितनी है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर्वांगीण प्रयासों से हिंदू समाज जब संगठित हो जाएगा, जागरूक हो जाएगा, संगठित होने के कारण बलवान हो जाएगा, तो उस समय उसकी शक्ति और इच्छा शक्ति कितनी रहेगी इसका हिसाब करने वाला कंप्यूटर कभी निर्माण हो सकता है क्या? निर्माण नहीं हो सकता। तो हमारे पास उत्तर ही नहीं, ऐसा हम समझते हैं।
मैं समझता हूँ कि थोड़ा विचार करेंगे, थोड़ा अपने बुद्धि को चालना देंगे तो इस प्रश्न का उत्तर हम निकाल सकते हैं। संगठित हिंदू समाज की शक्ति और इच्छा शक्ति की गिनती कौन कंप्यूटर करेगा, इसका उत्तर हम दे सकते हैं। हम जानते हैं कि परम पूजनीय डॉक्टर जी गहन चिंतक थे, मूलगामी दूरगामी विचार करने वाले थे, बहुत दूर का देखने वाले थे, जो और किसी नेता ने नहीं देखा, इतना दूर का वो देखने वाले थे। और मैंने कल कहा कि उनकी दोनों तरह की दृष्टि थी, नज़दीक का देख सकते थे, दूर का देख सकते थे, बाइफोकल। अब डॉक्टर जी ने कितना दूर का देखा होगा, इसका केवल एक उदाहरण पहले हम ले लेंगे। कई बातें हैं जिससे पता चलता है कि डॉक्टर जी ने कितने दूर का देखा होगा। पहले मामूली बातें ही ले। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण हुआ, सवाल है भाई इसका ध्वज का रंग क्या हो? भगवा रंग किया गया। उसके 6 साल के बाद कांग्रेस के सामने सवाल आया कि राष्ट्र का झंडा कौन सा होगा। 2 अप्रैल 1931 को कराची कांग्रेस ने कांग्रेस के ध्वज समिति का निर्माण किया, फ्लैग कमेटी। उस कमेटी में कौन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मास्टर तारा सिंह, हरडीकर, पट्टाभी सीतारामैया, ऐसे सदस्य उसमें थे। और उन्होंने एक मत से निर्णय दिया कि झंडा भगवा होना चाहिए। डॉक्टर जी ने 1925 में भगवा किया, उन्होंने कहा कि भगवा होना चाहिए। अब ये बात ठीक है कि गांधी जी के आग्रह के कारण उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया, तिरंगा झंडा निकाला। और उसका कारण भी गांधी जी की मानसिकता ही थी। वो प्रामाणिकता से सोचते थे कि एवरी हिंदू इज़ ए कॉवर्ड एंड एवरी मुस्लिम इज़ ए बुली, ऐसा वो सोचते थे। इसके कारण उन्होंने भगवा स्वीकार नहीं किया। किंतु कांग्रेस की कमेटी, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, जवाहरलाल जी थे, मास्टर तारा सिंह थे, इन्होंने भी राष्ट्र का ध्वज भगवा होना चाहिए ऐसा सुझाव दिया था। छोटी सी बात होगी, लेकिन दूसरी बात का हम विचार करें। आज राष्ट्रीय स्तर पर हम एक समस्या का सामना कर रहे हैं, उसीलिए स्वदेशी जागरण मंच का प्रयोजन है। समस्या क्या है आप जानते हैं। विदेशियों का आर्थिक साम्राज्य भारत पर और बाकी विकसनशील देशों पर नहीं आना चाहिए। जो गोरे देश गैर गोरे देशों पर अपना साम्राज्य स्थापन करना चाहते हैं, ये स्वदेशी जागरण मंच का विषय है। किंतु इसमें डॉक्टर जी की दूरदृष्टि कितनी थी, यह देखिए। सन 1920 की बात है, नागपुर में कांग्रेस का सेशन था। उसके स्वागत समिति के सक्रिय सदस्य के नाते डॉक्टर हेडगेवार जी थे। डॉक्टर हेडगेवार जी के कहने के कारण, उनके ड्राफ्टिंग के कारण एक प्रस्ताव स्वागत समिति ने पास किया और एआईसीसी के पास भेजा। वो स्वीकार करने की मानसिकता उस समय एआईसीसी की नहीं थी, लेकिन डॉक्टर जी ने उस समय वो प्रस्ताव भेजा, यह चिंतनीय बात है। क्या प्रस्ताव था? डॉक्टर जी ने लिखा कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने अपना ध्येय क्या है, यह स्पष्ट शब्दों में विशद करना चाहिए। वह ध्येय द्विविध होना चाहिए। एक, भारत को स्वतंत्र करते हुए उसमें गणराज्य की स्थापना करना, और दूसरा, दुनिया के सभी देशों को पूंजीवाद के चंगुल से मुक्त करना। भारत को स्वतंत्र करते हुए उसमें गणराज्य की स्थापना करना और दुनिया के सभी देशों को पूंजीवाद के चंगुल से मुक्त करना, ऐसा ध्येय कांग्रेस ने घोषित करना चाहिए, ऐसा सुझाव भेजा। अब देखिए 1920 में भेजा, इसका महत्व है क्योंकि इसकी विशेषता यह है 1920 की कि 1917 में रूस में कम्युनिस्ट क्रांति हो चुकी थी
रूस में कम्युनिस्टों का शासन हो चुका था, सफल क्रांति हुई थी, और इसके कारण दुनिया को लग रहा था कि अब कम्युनिज्म फैलेगा और कैपिटलिज्म को नष्ट करने का काम कम्युनिज्म करेगा, यह दुनिया के लोग सोचते थे। इतना ही नहीं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू वगैरह लोग भी कहते थे कि कैपिटलिज्म को नष्ट करने का काम कम्युनिज्म करेगा। हमारे राजनेता भी सोचने लगे थे। इस अवस्था में यदि डॉक्टर जी ने कहा होगा कि पूंजीवाद को दुनिया से नष्ट करना ये भारत कांग्रेस का ध्येय होना चाहिए, इसका स्पष्ट अभिप्राय है कि ये जो जवाहरलाल जी और बाकी लोगों को लगता था कि कम्युनिज्म ये काम करेगा, यदि डॉक्टर जी उसी मत के होते तो ये क्यों कहते कि सभी देशों को पूंजीवाद से चंगुल से मुक्त करना यह कांग्रेस का ध्येय होना चाहिए। वो सोचते कि वो तो कम्युनिज्म करने वाला है। जवाहरलाल जी वगैरह ऐसा ही सोचते थे। किंतु ये जो कहा, इसका मतलब है कि कम्युनिज्म के हाथ से ये होने वाला नहीं है। इसके बाद हमें ही ये करना पड़ेगा, भारत को ये काम करना पड़ेगा। ऐसा दूर का दृश्य वो देखते थे और उसके कारण उन्होंने कहा कि भारत को स्वतंत्र करते हुए गणराज्य की स्थापना और सभी देशों को पूंजीवाद के चंगुल से मुक्त करना, यह दूर की बात उन्होंने कही। कितनी दूर की बात डॉक्टर जी देख सकते थे, यह इससे हम अंदाज़ा लगा सकते। उन्होंने दूरदृष्टि से कुछ देखा। मैंने कहा कि उनका बाइफोकल विजन था। तात्कालिक लक्ष्य के नाते हिंदू राष्ट्र का स्वातंत्र्य रखा, किंतु अंतिम लक्ष्य के नाते क्या रखा, तो हम समझ ले कि डॉक्टर हेडगेवार जी स्वप्न रंजन करने वाले नहीं थे, ड्रीमर नहीं थे, दृष्टा थे, विजनरी थे, दूर का देख सकते थे। और ऐसे व्यक्ति ने यदि अपनी प्रार्थना में परम वैभवम ने तुम्हें तत्सराष्ट्रम यह शब्द रखा होगा, तो क्या हम समझते हैं कि केवल एक स्वप्न के नाते? ऐसा नहीं, यह विजन के नाते था। उन्होंने दृष्टा के नाते यह देखा था कि यह परम वैभव हो सकता है। माने परम वैभव तक जाने की क्षमता हमारे देश के अंदर है। इतनी शक्ति, इतनी इच्छा शक्ति। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम पूरा होगा, सारा हिंदू समाज जागरूक संगठित होगा, उस समय इतनी शक्ति और इच्छा शक्ति परम वैभव तक पहुंचने की उसके अंदर आएगी। यह विश्वास होने के कारण ही उन्होंने प्रार्थना में परम वैभव यह शब्द रखा। इसका मतलब है कि उनका इस बात पर पूर्ण विश्वास था कि हिंदू राष्ट्र के विजय की अपरिहार्यता। देखिए, वैसे तो भाषा प्रयोग, भाषा अलंकार के नाते हर पार्टी कहती है, हर संगठन कहता है कि अंतिम विजय हमारी ही होगी। ये भाषा अलंकार है, किंतु केवल विजय की बात नहीं। द अल्टीमेट फेथ इन द इनएविटेबिलिटी ऑफ द अल्टीमेट ट्रायम्फ ऑफ हिंदू राष्ट्र, इम्प्लिसिट फेथ, पूर्ण विश्वास। हिंदू राष्ट्र का अंतिम विजय होगा इस बात पर, इम्प्लिसिट फेथ इन द इनएविटेबिलिटी ऑफ द ट्रायम्फ। हिंदू राष्ट्र का विजय अपरिहार्य है। विजय हो सकेगा इतना नहीं, हो ही सकता है इतना नहीं, तो ये छोड़कर और कुछ नहीं हो सकता। इनएविटेबिलिटी, इस इनएविटेबिलिटी पर, हिंदू राष्ट्र के अंतिम विजय के अपरिहार्यता पर उनका पूर्ण विश्वास था। और इसीलिए परम वैभवम यह शब्द डाला गया। केवल शब्दालंकार के नाते लिखने वाले अपने परम पूजनीय डॉक्टर जी नहीं थे। यह जो इम्प्लिसिट फेथ, हिंदू राष्ट्र के अंतिम विजय की अपरिहार्यता, इस पर जो इम्प्लिसिट फेथ परम पूजनीय डॉक्टर जी का था, उसी फेथ का हम भी जरा स्वीकार करें तो आज जितने संकट दिखते हैं, बहुत संकट है, इसमें कोई शक नहीं। अर्नोल्ड टॉइनबी ने भी कहा है कि दुनिया के सामने जितने संकट है वो सारे संकट हिंदुस्तान के सामने, तो भी हम इसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो विजय की दृष्टि से अंतिम विजय के अपरिहार्य पर इम्प्लिसिट फेथ माने संपूर्ण विश्वास डॉक्टर जी के समान हम धारण करें, इतना ही कहना इस समय पर्याप्त है।